तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का वीज़ा कैसे मिल सकता है? ये सबसे बड़ी कॉमन गलतियाँ जो होती है कि पढ़ाई कम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि एक देश की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। अगर पैसा दिखाना है तो किस रूप में एक्सेप्टेबल है, किस रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कागज़ सबमिट करने हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं तो क्या कागज़ एक्सेप्टेबल हैं, क्या कागज़ नहीं एक्सेप्टेबल हैं। तो एक लड़का था हमारे साथ पैनल पे, उसका सगा भाई इस रास्ते से यूएस एंटर करने की कोशिश कर रहा था जी। कबूतरबाजी कह लीजिए इसको, डंकी आजकल यूज़ होता है टर्म, तो डंकी कह लीजिए। अब वो जिस ग्रुप के साथ गया, 7 या 8 महीने के बाद उस ग्रुप में से 2-1 लोगों ने कुछ वीडियो डाला कि जी हम पहुंच गए, और उन्होंने अपना जर्नी का वीडियो डाला। अब उस परिवार का शौक सोचिए कि 8 महीने के बाद उनको पता चला कि उनका जो लड़का था, इस लड़के का भाई, बॉर्डर क्रॉस करते हुए फंस गया था। फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग में उसे गोली मार दी गई और वो मर गया, और उस वीडियो के अंदर उसकी लाश उन्होंने देखी। तब जाके उन्हें पता चला कि हमारा लड़का तो नहीं पहुंचा है, हमारा लड़का तो इस दुनिया में नहीं है, और इस बात को 4 महीने हो चुके हैं। इलीगली अगर आप किसी कंट्री में घुस भी गए, आपकी लाइफ कंफर्टेबल नहीं हो गई, ठीक है। आप डरते बैठोगे, आपको आपके पड़ोसी ने किसी बात पे 2 थप्पड़ मार दिया तो आप पुलिस के पास जाने लायक नहीं हो। आपको आते जाते किसी ने पैसा आपसे छीन लिया, आप पुलिस के पास जाने लायक नहीं हो, आप कुछ करने लायक नहीं हो बेसिकली। तो वो एक रास्ता है जो हम स्ट्रांगली बोलते हैं कि किसी भी समझदार परिवार को अपने बच्चे को उस रास्ते को अपनाने के लिए एनकरेज नहीं करना चाहिए। ट्रैवल वीज़ा क्या कह रहा है, आप आ सकते हैं, हो सकता है आप घूमने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है आपकी बिजनेस पर्पस विजिट है, हो सकता है आप मेडिकल पर्पसेस के लिए आ रहे हैं, तो वो एक ट्रैवल कैटेगरी के वीज़ाज़ हो गए। स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा जिसको है, वो आमतौर पे उसके लिए होता है जो लंबे टाइम की कोई पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल की हो, चाहे बैचलर डिग्री लेवल की हो, मास्टर्स या पीएचडी लेवल की हो, तो वो पढ़ने के लिए आ रहा है, ठीक है। वर्क वीज़ा का आमतौर पे मतलब ये हुआ कि कोई एम्प्लॉयर है उस कंट्री में जो चाहता है आपको नौकरी देना, और आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सब मीट कर चुके हैं, वो अपना एक प्रोसेस पूरा कर चुके हैं, और वो अब सरकार से परमिशन मांग रहे हैं कि आप उनके देश में जाके वहाँ पे काम कर सकें। ट्रांजिट वीज़ा बेसिकली क्या कहता है कि जी मैं आपके देश से गुजर रहा हूँ, रुक नहीं रहा। तो फॉर एग्जांपल, अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं इंडिया से जा रहा हूँ, न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, लेकिन मेरी फ़्लाइट वाया ऑस्ट्रेलिया जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया में वो 12 घंटे रुकने वाली है, तो मुझे जहाज़ से उतार दिया जाएगा, ठीक है। अब मुझे 12 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे वहाँ रुकना है, तो ऑस्ट्रेलिया मुझे ट्रांजिट वीज़ा देगा, तभी मैं उतर सकता हूँ और वो 12 घंटे वहाँ रुक सकता हूँ, वरना मैं नहीं जा पाऊँगा। तो ये बेसिक ट्रांजिट वीज़ा है। या मैं हांगकांग से जा रहा हूँ, तो हांगकांग की मेरी जो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो 24 घंटे बाद है, तो मुझे 24 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। तो वो बेसिकली जो गुजरने की परमिशन देता है, थोड़ी देर रुकने की परमिशन देता है, वो ट्रांजिट वीज़ा है। इतने सारे देश हैं दुनिया में, किस देश का वीज़ा इंटरव्यू सबसे मुश्किल माना जाता है? आप किसी से पूछे जो अपना वीज़ा इंटरव्यू फेल कर गया, वो बोलेगा जी मेरे देश वाला सबसे टफ था। बाकी मेरे 4 दोस्त और दूसरे देश गए हैं, उनका आसान था। वीज़ा की पॉलिसीज़ हैं, जैसे किसी ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उसको मिल भी गया स्टूडेंट वीज़ा, वो गया वहाँ पर, तो क्या उस स्टूडेंट वीज़ा पर वो पार्ट टाइम काम कर सकता है देश? सर एक सवाल और है, वो हमारी ऑडियंस ने पूछा है हमसे। शेंगेन वीज़ा हम बहुत सुनते हैं, यूरोपियन यूनियन में बहुत ट्रेंड में है, तो शेंगेन वीज़ा क्या होता है? फरवरी 2025 वो महीना जब अवैध रूप से अमेरिका गए भारतीयों को लेकर एक जहाज़ वतन वापस आया। पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी देखकर हम में से कईयों को गुस्सा आया और कईयों को हैरानी भी हुई। लेकिन ये इलीगल इमिग्रेशन का वो चेहरा था जो हम सभी को स्वीकार करना पड़ा। इलीगल इमिग्रेशन आज एक ऐसी समस्या है जिससे सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश जूझ रहे हैं। कई बार जानकारी का न होना या गलत रास्तों का इस्तेमाल करना इसकी वजह बन जाता है। ये तो सिक्के का एक पहलू है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो लीगल तरीके से हर साल भारत से बाहर जाते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या 25 लाख है। ये लोग वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा लेकर देश छोड़ते हैं। इन दोनों ही तरह के सूरत हाल में इन दोनों ही लोगों को कई तरह के सवालों के जवाबों की तलाश होती है, जैसे वर्क वीज़ा कितने दिन के लिए मिलता है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है, ऐसे कौन से देश हैं जहां वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है। ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने के लिए ट्रैवल जुनून आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल पॉडकास्ट, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं एबीज वीज़ा एडवाइज़र के डायरेक्टर आदित्य भाटी जी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश तिवारी। आइए ट्रैवल जुनून के इस स्पेशल पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं।
आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैवल जुनून में। थैंक यू मुकेश। आदित्य जी, हम शो की शुरुआत करें, इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आप अपने बारे में बताइए प्लीज़। जी मुकेश, स्पेसिफिक फोकस करें अगर इस इंडस्ट्री का, तो मैं करीबन 23-24 साल से वीज़ा इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ास, इनके ऊपर मेरा फोकस रहा है। मेरे भेजे हुए लोग यूएस के अंदर, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, स्विट्ज़रलैंड, साइप्रस जैसे काफ़ी कंट्रीज़ में गए हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो ये मेरा बेसिक बैकग्राउंड रहा है। फ़िलहाल मैं एक लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र हूँ न्यूजीलैंड के लिए, और इसके अलावा एक कनाडा का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उनके लिए रीजनल डायरेक्टर हूँ इंडिया और कुछ और कंट्रीज़ के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। हम शो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा यूएस की वीज़ा पॉलिसी को लेकर है। इस समय जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, यूएस की वीज़ा पॉलिसीज़ बहुत ट्रेंड में हैं, ख़ास तौर से H1B वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा आप कह लीजिए। तो ये जो बदलाव आए हैं, जो बदलता हुआ ट्रेंड है यूएस वीज़ा को लेकर, इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, पर्टिकुलरली जो इस वीज़ा की बात करें, यूएस वीज़ास के ट्रेंड की, तो वीज़ा कैटेगरीज़ तो वही हैं जो पहले थी। उनको प्रोसेस करने का तरीका बदलता रहता है टाइम के साथ। जो गवर्नमेंट इन पावर है, उनका फ़िलहाल क्या नज़रिया है, उसको लेके बदलता रहता है। और ये आमतौर पे डिक्टेट होता है कि जो गवर्नमेंट अपने कंट्री में देख रही है कि फ़िलहाल इस समय जो वीज़ा होल्डर्स हैं हमारे देश में, वो क्या कर रहे हैं, उनसे हमारे देश को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, और अगर किसी तरीके से नुकसान हो रहा है तो हम उसको कैसे कर्टेल कर पाएँ। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये बेसिकली हर कंट्री अपने हिसाब से देखता है और उनको इवॉल्व या चेंज करता है। तो वो अगर ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट वीज़ा में जो तरीके के बच्चे आ रहे थे, हमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा फ़िल्टर करके हम बेटर क्वालिटी के स्टूडेंट्स को आने दें, तो वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं। H1B के अंदर उन्हें लग रहा है कि हमारी कंट्री को जितनी इनकम होनी चाहिए वो नहीं हो रही, या हमारे नागरिकों को छोड़कर बाहर से जो आए लोग हैं उनको नौकरी के लिए प्राथमिकता मिल रही है एम्प्लॉयर्स के द्वारा, वो उसको रोकना चाहते हैं और एम्प्लॉयर्स के लिए मुश्किल करना चाहते हैं। इन अलग अलग रीज़न्स के कारण ये पॉलिसी चेंज हो रही है, और वही फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि एक नज़रिया उनका ये बना हुआ है कि जो इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं उनको एम्प्लॉयर्स प्रेफरेंस दे रहे हैं रादर दैन डोमेस्टिक सिटीजन्स को। तो वो थोड़ा सा मुश्किल करना चाहते हैं एम्प्लॉयर्स के लिए, ताकि उन्हें एक बेसिक फोकस दिया जाए कि नहीं, आप लोकल लोगों को भी नौकरी पे रखें। जी, अब ये जवाब बेहद काम का रहेगा लोगों के लिए जो यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं उसके बारे में। अब हम शून्य से शुरुआत करते हैं। इंटरनेट पर एक डेटा मौजूद है जो बताता है कि इस धरती पर आज भी लगभग 80 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें पासपोर्ट और वीज़ा का अंतर नहीं पता है। वो लोग हैं जो कभी किसी इमिग्रेशन प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं हैं। तो अगर हम पहला सवाल यही आपसे पूछें तो एक आसान भाषा में आप किस तरह बताएंगे इसे? जी, पासपोर्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट हो गया जो आपकी सरकार आपको देती है, और वो डॉक्यूमेंट आपको परमिशन देता है, हक देता है दूसरे देश की सरकार से इजाज़त मांगने के लिए, उस देश में एंटर करने के लिए। तो पासपोर्ट वो डॉक्यूमेंट हो गया। वीज़ा वो ऑफिशियल ऑथराइजिंग डॉक्यूमेंट है, जो सरकारी डॉक्यूमेंट दूसरे देश ने आपको दिया कि हाँ, आप इस पर्पस के लिए, इस अवधि के लिए हमारे देश में आ सकते हैं। जी, आप 2 दशक हो गए आपको इस पूरे इंडस्ट्री में कार्य करते हुए। आपने कई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को देखा होगा या आवेदन आपके सामने आए होंगे। सबसे आम गलतियां क्या हैं जो आज भी लोग वीज़ा अप्लाई करते हुए करते हैं? जी, सबसे बड़ी कॉमन गलतियां जो होती है कि पढ़ाई कम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि एक देश की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। अगर पैसा दिखाना है तो किस रूप में एक्सेप्टेबल है, किस रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कागज़ सबमिट करने हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं, तो क्या कागज़ एक्सेप्टेबल हैं, क्या कागज़ नहीं एक्सेप्टेबल हैं। अगर कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो क्या हैं। और अक्सर इन्हीं चीज़ों के अंदर गोल मोल होकर वो कई बार ये गलतफहमी में आते हैं कि उन्हें सच नहीं बोलना है, उन्हें झूठ बोलना है। अगर वो सच बोलेंगे तो शायद उन्हें वीज़ा नहीं मिलेगा, और वहाँ फिर वो गलतियों में घुस जाते हैं, और एक से एक गलती हो जाती है जब हम नेगेटिविटी की साइड। सबसे कॉमन झूठ क्या है जो लोग बोलते हैं? अक्सर जो झूठ मिलता है जी, वो ये है कि आप करते कुछ नहीं है लास्ट 2 साल से असल में, लेकिन आप कोई नकली कागज़ बनाते हैं जो बोलते हैं कि आपने ये किया है, और वो कागज़ हमारे जैसे देश में बड़ी आसानी से बन जाते हैं। लेकिन ऐसे कागज़ को अगर नकली साबित करने के लिए वेरिफिकेशन की जाए और सही एजेंसी वेरीफाई करे तो उनके लिए मुश्किल नहीं है उसको वेरीफाई करना। और वो फिर अगर वेरिफिकेशन में आप पकड़े गए तो वीज़ा रिफ्यूज़ तो होगा ही होगा। जो मैं सबको गाइड करता हूँ या समझाता हूँ वो ये
कि बात सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ल की नहीं है, बात कैरेक्टर कंसर्न पे आ जाती है कि आप अपने आप को ये साबित कर चुके हैं कि आप एक ऑनेस्ट इंसान नहीं हैं। तो सिर्फ इस देश के लिए नहीं, आगे आने वाले और देशों के लिए भी आपने अपने लिए रास्ता बंद कर लिया, और हो सकता है कुछ जगह आप बैन भी हो गए जहां आपने अप्लाई किया था। आपने वेरिफिकेशन की बात की। जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है जो पुलिस से होकर गुजरती है, थानों से होकर। और एक ट्रेंड भी है कि आपको कुछ जेब ढीली करनी ही पड़ती है थानों में या पुलिस के आगे। तो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है, ये क्या ज़रूरी होता है या क्या है इसकी अहमियत? देखिए, इन प्रिंसिपल पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये कहता है कि आपके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हैं, और हर देश की अपनी प्रक्रिया है। और अगर किसी जगह लगा लीजिए कि आपको रिश्वत देनी पड़ती है, तो वो उस इंसान की शायद मजबूरी हो जाएगी। पर लोग ऐसे भी हैं और पुलिस वाले भी ऐसे भी हैं कि जो नहीं भी लेंगे। और इनफैक्ट कुछ कंट्रीज़ ने अभी ये शुरू कर दिया है कि वो पुलिस के थ्रू नहीं, वो ये कहते हैं पासपोर्ट ऑफिस के थ्रू पुलिस क्लियरेंस करवाइए। तो उसका अलग प्रोसेस होता है जिसमें वो अवॉइड कर रहे हैं कि पुलिस के थ्रू नहीं, पासपोर्ट ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आए क्लियरेंस के लिए। तो उससे वो ये उम्मीद कर रहे हैं, और हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो करप्शन वाला इशू है ये कंपैरेटिवली कम हो जाए। बट इन प्रिंसिपल अगर एक्चुअली कोई रजिस्टर्ड क्रिमिनल केस है किसी के खिलाफ, तो उसकी पुलिस क्लियरेंस करना रिश्वत लेने के बाद भी मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए आमतौर पे वो होगा नहीं। ठीक है। एक और चीज़ हमें इसी प्रोसेस में दिखाई देती है, हम क्योंकि बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे आधार कार्ड होता है किसी का, उसमें एड्रेस चेंज हो गया और जो वास्तविक एड्रेस जहाँ वो रह रहा है एप्लीकेंट, वो कुछ और है। तो इसमें अगर कुछ अंतर है तो क्या इससे भी इश्यूज क्रिएट होते हैं? तो बेसिकली ये रिकमेंडेशन होती है कि आप अपने पेपर्स को इन ऑर्डर रखें। आपके नाम की स्पेलिंग हो गई, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका एड्रेस हो गया, वो जहाँ तक हो सके जो एक्चुअल वास्तविक है वही हर डॉक्यूमेंट में दिखे। दोस्तों, जो बातचीत की प्रक्रिया है वो काफ़ी मतलब बेसिक जो सवाल हम लोग अक्सर इंटरनेट पे पूछते हैं, या जब हम शून्य से हम शुरुआत करते हैं, कई लोग आज भी गांव देहात के हैं जो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर आपको कतार लगाए हुए दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं, और हमारी जो ऑडियंस है शायद वो भी इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही हो। तो ये संपूर्ण एक तरह से जो पूरा जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उसको ध्यान में रखते हुए हम इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकले हैं। तो सर, अगला सवाल हमारा ये है कि जो ट्रैवल वीज़ा है और वर्क वीज़ा है और इसके अलावा स्टडी और पीआर वीज़ा भी है, इसमें क्या फ़र्क है, आप एक बार बता दें। देखिए, बाय नेम ही काफ़ी हद तक पता चल जाता है वैसे तो, लेकिन अगर इनको थोड़ा और डिटेल में घुसा जाए तो ट्रैवल वीज़ा क्या कह रहा है, आप आ सकते हैं। हो सकता है आप घूमने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है आपकी बिजनेस पर्पस विजिट है, हो सकता है आप मेडिकल पर्पसेस के लिए आ रहे हैं, तो वो एक ट्रैवल कैटेगरी के वीज़ाज़ हो गए। स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा जिसको है, वो आमतौर पे उसके लिए होता है जो लंबे टाइम की कोई पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल की हो, चाहे बैचलर डिग्री लेवल की हो, मास्टर्स या पीएचडी लेवल की हो, तो वो पढ़ने के लिए आ रहा है। ठीक है। वर्क वीज़ा का आमतौर पे मतलब ये हुआ कि कोई एम्प्लॉयर है उस कंट्री में जो चाहता है आपको नौकरी देना, और आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सब मीट कर चुके हैं, वो अपना एक प्रोसेस पूरा कर चुके हैं, और वो अब सरकार से परमिशन मांग रहे हैं कि आप उनके देश में जाके वहाँ पे काम कर सकें। तो ये वर्क वीज़ा हो गया। परमानेंट रेसिडेंसी क्या कहती है कि हर देश जो चाहता है कि जी हमारे पास इमिग्रेंट आकर सेटल हों, उन्होंने अपना एक मापदंड बनाया हुआ है। वो पॉइंट सिस्टम है, उस पॉइंट सिस्टम के अंदर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी एज हो सकती है, अलग अलग देश के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, और कहाँ जा रहे हैं देश के अंदर, कई जगह कई बार वो रीजनल अगर एरियाज़ में जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो मापदंड अगेन आप मीट कर पा रहे हैं और वो पॉइंट सिस्टम आप क्रॉस कर पा रहे हैं, तो उसके बेस पे आपको परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं। वर्क वीज़ा की बात की और स्टडी वीज़ा की बात की, एक हम टर्म सुनते हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा। ये डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या है? डिजिटल नोमैड वीज़ा बेसिकली ये कहता है कि आप अपने देश में जहाँ पर भी रहते हैं, आपके पास कोई ऐसी नौकरी है जो आपको वर्क फ्रॉम एनीवेयर अलाउ करती है। तो आपको ऑफिस नहीं जाना है, आप जहाँ बैठे हैं वो आपका ऑफिस है। तो वो आपको ये इजाज़त देता है कि आप कहीं पर भी आके, आप फॉर एग्जांपल आप न्यूजीलैंड के चले गए, आपके पास इंडिया में जिस जहाँ भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, किसी चाहे वो अमेरिकन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं चाहे इंडियन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो कहते थे आप कहीं मर्जी से काम करो, काम डिलीवर करो, हमारे लिए आप हमारे एम्प्लॉय हो। तो वो आपको अलाउ करता है उस कंट्री में आके रहने का। आप उस कंट्री में जाके काम नहीं कर सकते कोई फुल टाइम, अगर कोई मतलब अलाउ ही नहीं हो वो चीज़, वो इलीगल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आप अपनी वही नौकरी कर रहे हैं जो आप पकड़ कर आए हैं, वैसी कोई दूसरी नौकरी कर रहे हैं,
लेकिन उस कंट्री के अंदर जाके कोई फुल टाइम ऑफिस जाने वाली अगर आपको नौकरी करनी है तो उसके लिए आपको वीज़ा कैटेगरी बदल के वो दोबारा अप्लाई करके फिर ही आप कर पाएंगे। अगला सवाल जो हमारा है वो है ट्रांजिट वीज़ा को लेकर। वीज़ा की कई टर्म्स हैं जो आम दर्शक या आम जो लोग हैं कई बार उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम उन्हीं टर्म्स को समझने के लिए निकले हुए हैं। ट्रांजिट वीज़ा के बारे में बताइए प्लीज़। ट्रांजिट वीज़ा बेसिकली क्या कहता है कि जी मैं आपके देश से गुजर रहा हूँ, रुक नहीं रहा। तो फॉर एग्जांपल अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं इंडिया से जा रहा हूँ न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, लेकिन मेरी फ़्लाइट वाया ऑस्ट्रेलिया जा रही है और ऑस्ट्रेलिया में वो 12 घंटे रुकने वाली है, तो मुझे जहाज़ से उतार दिया जाएगा। ठीक है, अब मुझे 12 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे वहाँ रुकना है, तो ऑस्ट्रेलिया मुझे ट्रांजिट वीज़ा देगा, तभी मैं उतर सकता हूँ और वो 12 घंटे वहाँ रुक सकता हूँ, वरना मैं नहीं जा पाऊँगा। तो ये बेसिक ट्रांजिट वीज़ा है। या मैं हांगकांग से जा रहा हूँ तो हांगकांग की मेरी जो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो 24 घंटे बाद है, तो मुझे 24 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। तो वो बेसिकली जो गुजरने की परमिशन देता है, थोड़ी देर रुकने की परमिशन देता है, वो ट्रांजिट वीज़ा। गुजरने की थोड़ी देर की परमिशन पाने के लिए कितना थोड़ा वक्त लगता है ये बताइए। वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है जी। फॉर एग्जांपल हांगकांग ऑन अराइवल मिल जाएगा आपको, एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अगर है तो आपको पहले से लेना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कौन देश के नागरिक हो, कौन देश से गुजर रहे हो। और अगला सवाल हमारा जो है वो आजकल क्या है, साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं उनमें एक फ्री वीज़ा का कंसेप्ट बहुत चल रहा है। इंटरनेट पे आप तमाम वीडियो देखेंगे, वीज़ा फ्री एंट्री, वीज़ा फ्री एंट्री। और भी कुछ देश हैं जो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। तो वीज़ा फ्री एंट्री का कंसेप्ट क्या है? क्या ये वीज़ा चाहिए ही नहीं होता, या वीज़ा फ्री एंट्री आपको सिर्फ एंट्री मिली फिर वीज़ा आपको लेना पड़ेगा? जी, वीज़ा चाहिए, ऐसा नहीं है कि वीज़ा नहीं चाहिए, लेकिन इसको बेसिकली अगर टेक्निकल जाएं तो दीज आर कॉल्ड वीज़ा ऑन अराइवल। कि मतलब जब आप देश पहुंचेंगे उस समय आप इमिग्रेशन के पास जाके अपने क्रेडेंशियल्स उसको प्रेजेंट करें और वो आपको वीज़ा स्टैम्प करके दे देंगे, कितने देर के लिए आपको वीज़ा देना है उसके हिसाब से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर कुछ कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी टू ट्रैवल पहले हो, तो उनका एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, आप उसको भरते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी टू ट्रैवल मिल जाती है, ताकि जब यहाँ से आप फ्लाइट पकड़ने जाएं तो आपके पास वो अथॉरिटी टू ट्रैवल है, उसके बेस पे आप ट्रैवल करेंगे। वो वीज़ा नहीं है, वो अथॉरिटी टू ट्रैवल है। वहाँ पहुँचेंगे, आपको इमिग्रेशन डेस्क पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प होगा। और इतने सारे देश हैं दुनिया में, किस देश का वीज़ा इंटरव्यू सबसे मुश्किल माना जाता है या है? आप किसी से पूछे जो अपना वीज़ा इंटरव्यू फेल कर गया, वो बोलेगा जी मेरे देश वाला सबसे टफ था। बाकी मेरे 4 दोस्त और दूसरे देश गए हैं, उनका आसान था। बट इन ट्रूथ ये माना जाता है कि यूएस टफ है। वो कुछ हद तक इसलिए भी है कि यूएस नंबर 1 चॉइस भी है लोगों की। तो सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि चाह जो है वो यूएस की होती है। तो अगर यूएस का रिफ्यूज़ल होता है तो आपको लगता है कि इससे गंदा रिफ्यूज़ल कोई नहीं था और इससे टफ इंटरव्यू कोई नहीं था। तो वो ये वाली बात है। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें, कोई भी इंटरव्यू टफ नहीं है और कोई भी इंटरव्यू बहुत आसान नहीं है। उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इंटरव्यू का? आपने ये बोला है, आप ये हो, आप ये करने के लिए आ रहे हो, क्या आप इसको साबित कर सकते हो अपने जवाब से? ठीक है, तो वो वही पूछेगा जो आपने बेसिकली उनको बोला है कि आप करने आ रहे हो। अब उसमें अगर आप सच बोल रहे हो, आपका सब कुछ सही है, तो चांसेस है कि आप वीज़ा इंटरव्यू पार कर लेंगे। दिक्कत क्या है, जब आपने रटे हुए हैं जवाब, एक्चुअल आपको पता नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो, आप बस सोच रहे हो कि किसी तरीके से मैं घुस जाऊँ, दिक्कत उन लोगों को ज़्यादा आती है। एक चीज़, कई बार जेन्युइन कैंडिडेट भी रिफ्यूज़ल हो जाते हैं। उसके 2 कारण हो जाते हैं। एक, घबराए हुए हैं और सही तरीके से अपनी बात नहीं समझा पाए, डर गए उस समय। दूसरा, कई बार पॉलिसी स्ट्रिक्ट हुई है उस कंट्री की, और इसलिए एक बेसिक मैंडेट आया हुआ है कि नहीं, अनलेस अनटिल आप 100% कन्विंस्ड हो, आपको वीज़ा अप्रूवल नहीं देना है। 99% अगर आप कन्विंस हो तो आप रिफ्यूज़ करोगे, सिर्फ 100% पे अप्रूवल देना है। तो जहाँ वो हो जाती है, गवर्नमेंट मैंडेट आया हुआ है, तो वहाँ पर भी कई बार जेन्युइन लोग हो जाता है कि रिफ्यूज़ल हो गया है। वीज़ा की पॉलिसीज़ हैं, जैसे किसी ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उसको मिल भी गया स्टूडेंट वीज़ा, वो गया वहाँ पर, तो क्या उस स्टूडेंट वीज़ा पर वो पार्ट टाइम काम कर सकता है देश? मोस्ट कंट्रीज़ के अंदर पार्ट टाइम काम अलाउड है, सब में नहीं, लेकिन मोस्ट के अंदर है। तो अगर आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो मेन कंट्रीज़ हैं, या यूके, इनकी बात करें तो उनमें अलाउड है। आमतौर पे 20 घंटे, कुछ कंट्रीज़ में 25 घंटे तक आप एक हफ्ते में काम कर सकते हैं वीकली। छुट्टियां जो होती हैं आमतौर पे, अगेन जिसको हम सर्दी या गर्मी की छुट्टी कहते हैं, कि क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं या समर हॉलीडेज़ हैं, उसमें कुछ कंट्रीज़ फुल टाइम काम की परमिशन भी देते हैं
कि आप बेरोक टोक जितना मर्जी काम कीजिए, ये आपके पास 3 हफ्ते की या 5 हफ्ते की छुट्टियां हैं, कोई रोक टोक नहीं, आप जितना मर्जी काम कीजिए। तो ये बेसिक होता है। फिर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, जिस प्रोग्राम में पार्ट ऑफ स्टडी है कि आपको एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, वो चाहे वो इंटर्नशिप के तौर पे हो, अलग अलग टर्म्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, तो फिर अगेन उसके लिए आपको स्पेशल एक्स्ट्रा परमिशन मिली होती है काम करने की। चलिए, बहुत ही बेहतर जवाब चल रहे हैं दोस्तों, और मुझे ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि आपको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, और ये जवाब हमारे और आपके काफ़ी काम के साबित होने वाले हैं। हमारा अगला सवाल जो है वो वीज़ा रिजेक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो री अपील होती है या अपील होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है सर? आमतौर पे अपील सब जगह अलाउड नहीं है, री एप्लीकेशन अलाउड है, ठीक है। तो यूजुअली जब आप टेम्प्रेरी वीज़ा जिसको कहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, उसमें अपील के जो परमिशन है वो बहुत कम कंट्रीज़ देते हैं। वो आपको ये इजाज़त देते हैं कि आप री अप्लाई कर सकते हो, और अक्सर जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसके अंदर कारण दिया गया होगा कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। और अगर नहीं दिया हुआ है तो कुछ और कंट्रीज़ में एक पॉलिसीज़ होती हैं, जिन पॉलिसी के संदर्भ में आप अपनी एप्लीकेशन के रिकॉर्ड्स निकलवा सकते हैं और देख सकते हैं कि वीज़ा ऑफिसर के क्या कमेंट्स हैं और किस बेसिस पे उन्हें लग रहा था कि भाई हमें कंसर्न है और उन्होंने आपका वीज़ा डिक्लाइन किया है। तो उसको देखकर उन कंसर्न्स को एड्रेस करके आप दोबारा री एप्लीकेशन अपनी कर सकते हो। और ऐसा अक्सर हो जाता है कि अगर आपने पहली बार वीज़ा फ़ाइल किया था, खुद किया था या किसी इनएक्सपीरियंस कंसल्टेंट और एजेंट के थ्रू किया था, तो हो सकता है पेपर वर्क थोड़ा सा वीक था, प्रोफाइल में इशू नहीं था, और इसलिए आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। और वही फिर आप समझदार आदमी की मदद से जब वीज़ा लॉन्च करते हैं तो वीज़ा अप्रूवल आ जाता है। जो ट्रेंड चल रहा है आजकल ये चल रहा है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हर साल देश छोड़ रहे हैं, और यूएस इस मामले में नंबर 1 है, और वहाँ की जो पीआर है उसकी डिमांड सबसे हाई रहती है। तो क्या पीआर के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एज से जुड़ा हुआ भी है कि इतने एज तक के लोग ही पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगेन अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग है। कुछ कंट्रीज़ का जो पॉइंट सिस्टम है उसके अंदर एज के पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो जितने आपके यंग होंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। एक सर्टेन एज पे आके आप एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, हम एज के पॉइंट्स नहीं दे रहे, लेकिन इस उम्र के बाद हम आपको पीआर नहीं देंगे। तो दोनों तरीके की कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री को फोकस कर रहे हैं और क्या उनका पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, और ये हर साल 6 महीने 2 साल में बदलती भी रहती है। अगर किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है अपने एप्लीकेशन में, तो कैसे पकड़े जा सकते हैं वो? अगर फर्जी डॉक्यूमेंट आपने यूज़ किया तो इन प्रिंसिपल जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है मोस्ट कंट्रीज़ का इतना स्ट्रीमलाइंड है कि वो आमतौर पे इसको पकड़ पाएंगे अपने वेरिफिकेशन के तरीके से। और किसी कारण से लगा लीजिए कि आपकी फ़ाइल स्कूटनी में नहीं आई, क्योंकि कई बार वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन इतना होता है कि जो इंटरनल इंस्ट्रक्शंस है उसमें ये होता है कि जी 50 फाइलें आई हुई हैं, इनके ऑन एन एवरेज आप 3 डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो। 3 डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया तो आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, या कंसर्न नहीं हुआ उनको देखकर आपकी एप्लीकेशन पे, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। जब टेम्परेरी वीज़ा होता है स्क्रूटनी हो सकता है ना हो उस टाइम पे, लेकिन आपने उसी बंदे ने जब बाद में वहाँ जाके लगा लीजिए पीआर के लिए अप्लाई किया, उस डॉक्यूमेंट को रीवेरीफाई होगा और वो ज़्यादा ध्यान से होगा। और उस समय अगर वो नकली निकल आया तो वो जो आपको प्रोसेस था, जो जो आपने पढ़ाई की, वो सब बेकार जाएगा, क्योंकि फिर आपको परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिलेगी। फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट के केस में आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा और आपको डिपोर्ट किया जाएगा। आपने स्क्रूटनी की बात की, तो क्या जो सोशल मीडिया पोस्ट है हमारी, मान लीजिए कि मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ लिखा है उस देश के बारे में, हमने अमेरिका की बुराई कर दी है, और कल को हमें अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए या वहाँ के लिए वीज़ा चाहिए, तो क्या उसका भी असर पड़ता है सोशल मीडिया पोस्ट का? डेफिनेटली पड़ता है जी। और अब इंक्रीजिंगली इस बारे में बात हो रही है, खासकर अभी आपने यूएस का एग्जांपल दिया, तो यूएस तो बोल रहा है साफ साफ कि जी हमें सोशल मीडिया एक्सेस चाहिए, हम सोशल मीडिया एक्सेस लेंगे आपकी, और हम देखेंगे कि आपके क्या व्यूज़ हैं हमारे बारे में भी, और वैसे भी जनरली पॉलिटिकल व्यूज़, जनरल व्यूज़, सोशल व्यूज़ क्या हैं। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है और ये अपना एक रोल प्ले करेंगे इस चीज़ के अंदर। सर जैसे मैं एक नागरिक हूँ भारत का, मैं विदेश गया, घूमने के लिए गया या किसी और काम से गया, और वहाँ किसी अपराध में मेरी संलिप्तता होती है और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो भारत सरकार से मैं कैसे संपर्क कर सकता हूँ, या भारत सरकार से मैं कैसे एक अपील कर सकता हूँ कि मेरी हेल्प करे वो? देखिए, आमतौर पे अगर एक इंडियन सिटीज़न अरेस्ट हुआ है तो एक तो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट लेवल पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जी ये अरेस्टेड है। दूसरी बात, परिवार को भी पता चली जाता है कि जी हमारा जो फैमिली मेम्बर है वो अरेस्ट हुआ है, तो वो फिर यहाँ पे एम्बेसी के थ्रू रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। तो रीच आउट तो आप कर सकते हैं,
कनेक्ट कर सकते हैं टू मेक श्योर कि फेयर ट्रीटमेंट मिल रही है। लेकिन जो आपको और मुझे समझने की ज़रूरत यह है कि हमारी सरकार सिर्फ ये कह सकती है कि फेयर ट्रीटमेंट मिले, वो ये नहीं कह सकती कि जी छोड़ दो, ठीक है ना, वो ये बोलेगी जी नाजायज़ ना हो, गलत ना हो। तो अगर आपको जेन्युइनली अरेस्ट किया गया, आप जेन्युइनली गलत थे, तो वो आपकी एक लिमिट के बियॉन्ड मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो जो फेयर प्रोसेस है लीगल, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा और उसकी जो सज़ा है वो आपको मिलेगी। सर आपने यूएस की बात की कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है वहाँ का जो वीज़ा है। उसके अलावा हम दुबई में देखते हैं बहुत इंडियंस हैं, न्यूजीलैंड में आप देख ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं हम लोग। तो क्या वहाँ का वीज़ा प्रोसेस आसान है इसलिए इंडियंस की वहाँ भरमार है, या कोई और वजह है उसके लिए? नहीं, ऐसे नहीं जी। बेसिकली एक इंडियन फैमिली कॉन्सेप्ट क्या है कि हम कम्युनिटी ड्रिवन लोग हैं, राइट। तो मैं अगर न्यूजीलैंड चूज़ कर रहा हूँ तो शायद उसका कारण ये है कि मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार कोई न्यूजीलैंड में है और वो कह रहा है तू यहाँ आ जा। कोई यूएस चूज़ कर रहा है तो उसका कोई शायद यूएस के अंदर है, वो जो कोई कनाडा चूज़ कर रहा है उसका कोई कनाडा में है। पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हो सकता है कि मैंने यूएस का ट्राई किया और मेरा नहीं आया, मैं इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाया, लेकिन मुझे बाहर जाना है, ठीक है। तो फिर मैं और ऑप्शंस कंसिडर करता हूँ और लोगों से कंसल्ट करता हूँ और एजेंट से मिलता हूँ, कंसल्टेंट से मिलता हूँ, और वो मेरी प्रोफाइल देख के, मेरी ओवरऑल सिचुएशन समझ के मुझे बताते हैं कि जी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए कनाडा अच्छा है और आपके लिए न्यूजीलैंड अच्छा है। तो मैं उनकी सलाह मान के फिर अपनी सेकंड चॉइस पे ट्राई करता हूँ। तो ये दो कारण हो जाते हैं जिसके कारण आप डिफरेंट जगह पे लोगों को पाते हैं। तो एक कम्युनिटी फैक्टर आ जाता है, एक प्रोफाइल फैक्टर आ जाता है। दोस्तों हम एजेंट्स की बात पर भी आएंगे, क्योंकि एजेंट्स की जो भूमिका है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए। कई बार लोग फंस जाते हैं और सर भी ऐसे लोगों के साथ काफ़ी उनका राब्ता पड़ता है। आज सुबह ही हम लोग बैठे हुए थे तो एक कॉल आया, जो शख्स न्यूजीलैंड जाना चाह रहे थे और वो किसी फ्रॉड में फंसने जा रहे थे, तो उन्होंने सर को कॉल किया। तो उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अभी हम सवाल जवाब जो है वीज़ा के पर ही केंद्रित रखते हैं। सर हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट की जो देश हैं वहाँ पर जो लॉज हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। जैसे कि दुबई में हम लोग सुनते हैं कि हाथ काट दिया या ये कर दिया वो कर दिया, तो वहाँ पे जैसे इंडियंस लेकिन बहुत आपको दिखाई देते हैं। कुवैत में देख लीजिए आप, कतर में देख लीजिए, 30% से ज़्यादा इंडियंस हैं। तो क्या वहाँ की वीज़ा पॉलिसी बहुत ही आसान है इंडियंस के लिए, या क्या वजह है इसकी? देखिए, वीज़ा पॉलिसी अगेन ऑफ कोर्स हाँ, एक सर्टेन स्किल सेट ऑफ लोगों की उनको ज़रूरत है और अगर आपके पास वो स्किल सेट है तो आप जा सकते हैं। रही पॉलिसी स्ट्रिक्ट होने की, तो अगर आपसे और मुझसे भी पूछा जाए कि हम ऐसे देश में जाके रहें, ऐसे शहर में जाके रहें जहाँ कानून स्ट्रिक्ट है और गलत जो आदमी करेगा उसको सज़ा मिलेगी, तो मैं और आप दोनों ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। करेक्ट है। तो अब दुबई के बारे में जैसा कहा जाता है कि एक छोटा बच्चा, बुज़ुर्ग आदमी या कोई लेडी दिन के या रात के किसी भी टाइम पे अगर अकेला वहाँ पर चल रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा सेफ जगह वो है, ठीक है। कोई किसी भी तरीके से कष्ट, बिल्कुल। तो इन बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए ये एक एडवांटेज भी है उस चीज़ का और इसी कारण से लोग जाते भी हैं कि एक सेफ्टी फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा है। और रही स्किल सेट्स की बात, तो जैसे कहीं और देशों में है, यहाँ पर भी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है और स्किल सेट उनके पास एक सर्टेन लेवल का क्राउड जो यहाँ से आ रहा है वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है कि उनके पास वो पढ़ाई है, उनके पास वो टेक्निकल स्किल है, उनके पास वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी है, तो इसलिए वो सारे के सारे बॉक्सेस को टिक करता है। सर एक सवाल और है, वो हमारे ऑडियंस ने पूछा है हमसे। शेंगेन वीज़ा हम बहुत सुनते हैं, यूरोपियन यूनियन में बहुत ट्रेंड में है, तो शेंगेन वीज़ा क्या होता है? सो बेसिकली अबाउट 29 कंट्रीज़, ठीक है, ये लोग अलाउ करते हैं कि एक कंट्री ने वीज़ा दे दिया तो इंटरनली आप मूवमेंट जो है इन 29 कंट्रीज़ के अंदर आपके पास आसान हो जाती है और बिना रोक टोक के आप बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ बॉर्डर के पास आके जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आप जा सकते हैं। उनका एम यही था कि हम सब एक रहें, हमारे टूरिज़्म से जो पैसा आता है इस रीजन को पैसा आए और उसके लिए हम आसान बना दे लोगों को जो आना चाहते हैं। वरना अगर मुझे 6 कंट्री का अलग अलग वीज़ा लॉन्च करना पड़े, वो सारी एप्लीकेशन अलग देनी पड़े, वेटिंग टाइम हो जाए, तो वो बड़ा एक डिस्करेजिंग सा काम हो जाता है। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया एज अ ग्रुप कि हम ये करेंगे कि अगर आपने दे दिया तो आपका और मेरा मापदंड एक जैसा है, अगर आपका मापदंड पास कर लिया तो मेरा भी कर लिया, तो मैं अपने देश में आने दूंगा, घूमने दूंगा, तो वो आसान रास्ता बन गया लोगों के लिए। जी, हमने दुनिया भर की बातें कर ली हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन ज़रा पड़ोस में चलते हैं। पड़ोस में पाकिस्तान एक देश है और वो एक तरह से
फियर फैक्टर है पाकिस्तान को लेकर आज भी लोगों के अंदर कि वहाँ की वीज़ा पॉलिसी कैसे मिलती हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का वीज़ा कैसे मिल सकता है? देखिए वही 3 तरीके के बेसिक वीज़ा हो गए। एक यहाँ से पिलग्रमेज वाला जाता है, वो जत्था जाता है। जत्थे का जो लीडर है वो बेसिकली उनकी तरफ से एक सपोर्ट लेटर मिलता है, जहाँ आप जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उस जत्थे की विज़िट को, वो ऑर्गेनाइज़र की तरफ से आपको सपोर्ट लेटर मिलता है। या आप किसी बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो अगेन जो आपका बिज़नेस कॉन्टैक्ट है वहाँ पे वो आपको एक सपोर्ट लेटर दे रहा है कि जी ये मेरा इनके साथ बिज़नेस रैपो है, ये रिलेशन है, इसके कारण से मैं चाहता हूँ कि ये विज़िट करें। या फिर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को विज़िट करने के लिए आते हैं। मैं पाकिस्तान घूमने नहीं जा सकता, ठीक है। मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, मेरे रिश्तेदार हैं, और उनसे मुझे एक इनवाइट आया हुआ है, एक सपोर्ट लेटर आया हुआ है कि हाँ जी ये हमारे मित्र हैं या ये हमारे रिश्तेदार हैं और ये आना चाहते हैं यहाँ पे, हम हमारे साथ रहेंगे कुछ वक्त के लिए, वो आराम से है। जिसको बेसिक विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं वो एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जो हमारे लिए नहीं बन पाता है। जाहिर सी बात है, नाम ही पाकिस्तान है तो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही। तो सर अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, और ये सेगमेंट हमारा स्टूडेंट वीज़ा से जुड़ा हुआ है। जी। हमारा सवाल स्टूडेंट वीज़ा के लिए ये है कि अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए? देखिए ऑब्वियसली एकेडमिक सबसे ज़्यादा, कि आपकी एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नंबर 1 जेन्युइन होने चाहिए, जिस लैंग्वेज में उस कंट्री को चाहिए उस कंट्री में होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपीज़ हो, अगर बाई चांस आपकी मार्कशीट जो है यहाँ पर वो इंग्लिश में नहीं है तो। दूसरी बात आती है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की, तो अक्सर मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ वो इंसिस्ट करते हैं कि आपके पास कोई इंग्लिश प्रोफिशेंसी का एविडेंस हो, चाहे वो आइल्स का एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप उस देश में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं और वापस आ सकते हैं बिना वहाँ पे 1 रुपया कमाए, ठीक है। वो पैसा आपके पास है या नहीं है, अगर है तो किस रूप में है। और अगेन वो हर कंट्री की डेफिनेशन अलग है। कोई कहता है जी 28 दिन पुराना पैसा हो, मैं सिर्फ ये देखूंगा वो पैसा कहाँ से आया था, कैसा आया था, मैं ये नहीं देखूंगा। कोई कहता है जी पैसा मुझे कम से कम 3 महीने पुराना देखना है, 6 महीने पुराना देखना है, और ये वाला एक्सेप्टेबल है और ये वाला नहीं एक्सेप्टेबल है। तो वो बदलता रहता है कंट्री टू कंट्री, कौन स्पॉन्सर कर सकता है, किस तरीके का पैसा एक्सेप्टेबल है। लेकिन इन प्रिंसिपल ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाई की हुई है, जो काम किया हुआ है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, इसके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं एकेडमिक प्रोग्रेशन एंड प्रोफेशनल प्रोग्रेशन, कि क्या मुझे कोई एकेडमिकली मैं अगले स्तर पे जाने वाला हूँ कि नहीं जाने वाला हूँ। नौकरी के हिसाब से ये क्वालिफिकेशन करने के बाद मुझे कोई नेक्स्ट स्टेप का ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये हो जाता है। इसके बाद हेल्थ एंड कैरेक्टर आ जाता है कि कोई आपको मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है, कोई अगेन वही पुलिस वाली बात आ गई, हम क्लियरेंस की बात कर रहे थे कि कोई कैरेक्टर इश्यूज़ तो नहीं है, उसके कारण तो आप कुछ वहाँ पे जाके कोई थ्रेट नहीं बनोगे आमतौर के कॉमन पब्लिक लाइफ को। तो ये जब 5 या 6 चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो उससे हम जस्टिफाई कर पाते हैं कि हम वहाँ क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए जो पैसे वगैरह चाहिए मेरे पास हैं, और इसको पढ़ने से मुझे फ़ायदा क्या होगा, और मेरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्या जस्टिफाई करता है कि एक प्रोग्राम जो शायद मैं इंडिया में 2 लाख में कर सकता हूँ, दूसरे देश में जाके मैं 30 लाख रुपए में करना चाहता हूँ। सर लेकिन हम देखते हैं कि लोग अक्सर फर्जी कॉलेजों के चक्कर में पड़ जाते हैं बच्चे, तो क्या उनके एडमिशन लेने से फर्जी कॉलेजों में उनका वीज़ा जो है कैंसिल हो सकता है? ये जो अंडरस्टैंडिंग ना फर्जी कॉलेज, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। जिस कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए आपको वीज़ा मिलेगा वो वैलिड और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही होगी, तभी आपको वीज़ा मिलेगा, वरना उस कंट्री से वीज़ा मिलेगा ही नहीं। तो वो तो क्लियर है फंडा कि वो इन प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज तो डेफिनेटली है, तभी उसके लिए वीज़ा ग्रांट हो रहा है, वरना तो वीज़ा ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे कॉलेज को परमिशन ही नहीं होगी कि आपको रिक्रूट कर सके। प्रॉब्लम क्या है, लाइक एनी अदर कंट्री, कहीं भी चले जाएं आपके पास सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, दोनों तरीके के प्रोवाइडर्स हैं। और जहाँ प्राइवेट सेक्टर आता है अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, दोनों आते हैं। और जहाँ प्राइवेट आता है वो बंद भी हो सकता है, खुल भी सकता है। तो जैसे ही आपने एक सस्ता और प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर लिया जो कि शायद बहुत इजी एंट्री रिक्वायरमेंट्स रख रहा है, और अगर सरकारी कॉलेज एक प्रोग्राम को 30 लाख में पढ़ा रहा है और ये कॉलेज उसको 15 लाख में पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे खतरे की घंटी बज गई। और सूनर और लेटर ये चांसेस ये हैं कि ये कॉलेज के हिसाब से किसी ना किसी तरीके के रेगुलेटरी इश्यूज़ आएंगे, जिसमें हो सकता है कि आप जब वहाँ जाएं कॉलेज ब्लैकलिस्ट हो जाए, कॉलेज बैंकरप्ट हो जाए। तो कॉलेज अपने आप में ये नहीं है कि वो फर्जी था,
लेकिन आपने गलत प्रोवाइडर चूज़ किया तो वहाँ पहुँचने के बाद आपकी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं और आपका पैसा डूब सकता है और आपके पास दूसरे कॉलेज में जाने के लिए पैसा ना बचे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोकल एम्प्लॉयर्स को पता होता है बच्चा कहाँ से पढ़कर आया, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ आप एग्जांपल ले लीजिए कि हम एक टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए और एक ऐसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए जिसके बारे में सबको पता है कि यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो जब हम लोकल एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो वो ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि कहाँ से पढ़कर आए हैं, कैसे स्किल्स लेकर आए होंगे, वो वहाँ पर भी हो जाता है। अगला स्टेप है जो स्टूडेंट वीज़ा के बाद जो आता है वो है वर्क वीज़ा का। तो वर्क वीज़ा के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स कौन सी होती हैं, क्या कोई रिक्वायर्ड स्किल है इसके लिए? तो वर्क वीज़ा का क्या कॉन्सेप्ट है, पोस्ट स्टडी वर्क जिसकी हम बेसिकली बात कर रहे हैं, कि मैंने एक आईटी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया। तो जब मैं सिलेक्शन के लिए जा रहा हूँ तो मुझे काम दिया जाएगा, मुझे एक्चुअली कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट दिया जाएगा और वो प्रैक्टिकल मेरे जो स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, एक बहुत बड़ा रोल वो प्ले करेगी। दूसरा और इक्वली इम्पॉर्टेंट जो एम्प्लॉयर कहते हैं इज़ अडेप्टेबिलिटी टू द एम्प्लॉयमेंट कल्चर ऑफ द कंट्री। वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जी उस देश के अंदर काम करने का तरीका क्या है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, कोलीग्स आपस में एक दूसरे को कैसे डील करते हैं, वो सब जो एंगल है, क्या वहाँ पे आप उस कंट्री के कल्चर को समझ के उसमें अडेप्ट कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक देश है, उनको माइनिंग इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत, ठीक है, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद जो है, वहाँ के जो बच्चे हैं हम उन्हें मौका देना चाहते हैं कि वो हमारे देश में आएँ और काम करें। और उन्होंने अपने देश की फिर यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी को चूज़ किया कि आप जाइए और ISM धनबाद से मिलिए और उनसे बात कीजिए कि उनके बच्चे आके बैचलर्स डिग्री हमारे उनके यहाँ की, मास्टर्स आपके पास करें। उसके दौरान हम उनको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस देंगे और अगर वो पढ़ाई ख़त्म हो गई तो उसके बाद हम उनको वर्क वीज़ा दे देंगे और फिर बाद में PR हो जाएगी। तो किस्मत का फिर ऐसा हुआ कि जो यूनिवर्सिटी वहाँ से आई, उन्होंने मुझे साथ में लेकर गए ISM धनबाद। तो प्रो VC आए यूनिवर्सिटी के और मैं गया ISM धनबाद, हमारी बात हुई। अब ISM धनबाद कहता है जी हमारे बच्चों की तो मार्केट वैल्यू बहुत है, ठीक है। 3rd ईयर तक बच्चे के पास 2 नौकरियां होती हैं, 4th ईयर जब तक ख़त्म होता है उसके बाद 4 या 5 नौकरी की ऑप्शन होती है। वो आपके पास क्यों पढ़ने आए? वो आपके पास पढ़ने तब आएगा जब उसको आप मास्टर्स डिग्री के एडमिशन के साथ साथ अपॉइंटमेंट लेटर भी दोगे नौकरी का, तभी आएगा वो, ताकि उसको पता होगा कितनी की तनख्वाह मिलने वाली है, क्या होने वाला है। अब वो ये कहते हैं जी ये नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो वो कहते हैं जी आपके बच्चे टेक्निकली साउंड है, इसीलिए हम सारी दुनिया में छोड़ के आपके पास आए हैं। हमारी सरकार इंटरेस्टेड है, उन्होंने भेजा है, तो वीज़ा भी मिलेगा सबको आसानी से। लेकिन अडेप्टेबिलिटी टू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमारी पढ़ाई के दौरान जो इंटर्नशिप है वो एक्चुअल माइनिंग साइट्स पे करेंगे। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ एक इंडियन माइनिंग इंजीनियर और हमारे देश के माइनिंग इंजीनियर में। लगा लीजिए वो साइट पे काम कर रहे हैं और साइट पे जो कोई मशीन ऑपरेटर है उसके साथ लड़ाई हो गई, बहस हो गई, तो हमारे इंजीनियर को ये समझना पड़ेगा कि वो मशीन ऑपरेटर बराबर का इम्पोर्टेंट है, उसको बराबर की इज्जत दी जाएगी और दोनों में से जो सही होगा उसको सज़ा मिलेगी। हिंदुस्तानी माइनिंग इंजीनियर का कॉन्सेप्ट ये है कि वो मशीन ऑपरेटर है, मेरे आगे क्या औकात है उसकी, मैं इंजीनियर हूँ, वो मशीन ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर दर्जन आते हैं, मैं अकेला हूँ। तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि चाहे गलती किसी की भी हो उस मशीन ऑपरेटर को सज़ा मिले या डांट मिले। ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो तो बच्चा आपका आएगा और उस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ समझ पाएगा, उसको तो हम बिल्कुल नौकरी दे देंगे क्योंकि वो हमारे कल्चर में अडाप्ट कर गया है। लेकिन जो बच्चा इस कल्चर को अडाप्ट नहीं कर पाएगा वो हमारे यहाँ काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो हमारे लिए सिद्दत बन जाएगा। स्टूडेंट वीज़ा कोई अगर लेता है तो जैसे कोई देश में कोई गया बच्चा, तो वो बच्चा जैसे यूरोप में गया किसी देश में, तो क्या वो स्टूडेंट वीज़ा पर यूरोप घूम सकता है? ओके, देखिए इन प्रिंसिपल एक विज़िट वीज़ा टू अनदर कंट्री इज़ अ विज़िट वीज़ा। सो फॉर एग्जांपल के लिए मेरे लिए स्टूडेंट वीज़ा मुझे मिला था, मुझे विज़िट वीज़ा करना है, मैं आराम से जा पाऊँगा शेनेगन के अंदर, तो ठीक है, बाय एंड लार्ज मोस्ट कंट्रीज़ मुझे आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। जैसे ही मैं शेनेगन से बाहर निकलना चाहता हूँ मुझे वीज़ा चाहिए, ठीक है ना। कई लोगों को जैसे ये मैं शेनेगन से बाहर निकल के थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, लोगों को लगता है कि मुझे कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा मिल गया तो मुझे US का विज़िट वीज़ा मिल गया, ऐसा नहीं है। या न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीज़ा मिल गया तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा मिल गया, तो वो नहीं है।
वो आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, प्रोसेस पूरा का पूरा होगा। सर ये बताइए कि सबसे आसानी से वर्क वीज़ा किस कंट्री का मिल जाता है? अगेन देखिए, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ की अभी हम बात कर रहे थे, कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा आसानी से मीट कर पाते हैं। जिनको हम टॉप 5 कंट्रीज़ कहते हैं, अगेन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी जो स्किल शॉर्टेज लेवल रिक्वायरमेंट्स है वो हाई हैं, और उस कंट्री में उस स्किल वाला दूसरा आदमी नहीं है, इसीलिए वो एम्प्लॉयर मजबूर है कि मुझे हायर करे। वो पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। एक एग्जांपल वही था जो आज सुबह हमारे पास फ़ोन आया था कि वो वीज़ा ट्राई कर रहे थे वर्क का, ठीक है, और कहानी ये है कि आपके पास ऐसा क्या स्किल सेट है कि वो एम्प्लॉयर मजबूर है कि आपको रखे और उसके लिए फिर वीज़ा अप्लाई करे। इस कॉल पर बात करने का वक्त भी आ चुका है। सर हम धोखाधड़ी, कबूतरबाजी जैसे शब्द बहुत सुनते हैं, और अगर आप अखबार उठा के देखेंगे तो विदेश में जो फर्जीवाड़ा ये सब चल रहा है, किसी को ले जाना और नौकरी के नाम पर और उसके साथ फिर कुछ फ्रॉड हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ चुकी हैं। अभी हमने देखा कि किसी को कैद भी कर लिया गया था किसी साउथ ईस्ट एशिया के किसी देश में। तो सर ये कबूतरबाजी क्या है, आप इसे अगर बता पाएँ? कबूतरबाजी बेसिकली इलीगल इमिग्रेशन है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जी मैं आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बॉर्डर इलीगली क्रॉस कराऊंगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद मेरा काम ख़त्म। आप वहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो मेरी सिरदर्दी नहीं है, मेरा काम है आपको इलीगली बॉर्डर पास कराना। नाउ आमतौर पे जो पकड़ा जाता है वो विक्टिम बन जाता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो विक्टिम नहीं है, वो विलिंग विक्टिम है। उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो आमतौर पे जानता है कि मैं इलीगल इमिग्रेशन के रास्ते जाने वाला हूँ, और वो ऐसा एजेंट ढूंढ रहा था और उसको ऐसा कोई एजेंट मिल गया। तकलीफ़ क्यों आई? क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंस गया, इसलिए वो आज विक्टिम बन गया। अगर वो आराम से पहुँच गया होता तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो पहली चीज़ तो ये है कि सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इलीगल इमिग्रेशन कराने वाले एजेंट्स को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ऐसे इलीगल इमिग्रेशन कराने वाले एजेंट्स हैं। पहली बात तो ये है, करनी नहीं चाहिए, करानी नहीं चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। द फैक्ट इज़ मोस्ट कंट्रीज़ आपको एक रास्ता देते हैं लीगली एंटर करने का, जैसे शुरुआत में हमने बात की थी, और आपको वो लीगल तरीका अपनाना चाहिए। वो रास्ता हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे शुरू में, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट करेगा। इलीगली अगर आप किसी कंट्री में घुस भी गए, आपकी लाइफ कंफर्टेबल नहीं होगी, ठीक है, आप डरते फिरोगे। आपको आपके पड़ोसी ने किसी बात पे 2 थप्पड़ मार दिया तो आप पुलिस के पास जाने लायक नहीं हो। आपको आते जाते किसी ने पैसा आपसे छीन लिया, आप पुलिस के पास जाने लायक नहीं हो, आप कुछ करने लायक नहीं हो बेसिकली। तो वो एक रास्ता है जो हम स्ट्रांगली बोलते हैं कि किसी भी समझदार परिवार को अपने बच्चे को उस रास्ते को अपनाने के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए। किसी समझदार ग्रोन अप को वो रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि लीगल तरीके हैं, बहुत हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा टाइम लगाएं, हो सकता है थोड़ी मेहनत मांगे, लेकिन मेहनत तो आप वहाँ जाकर भी करोगे ना। वहाँ जाके कौन सा कोई बैठे रेड कारपेट वेलकम हो रहा है आपका और सब कुछ आपको बहुत बना बनाया मिल जाएगा। तो मेहनत अपने देश में लीगल तरीके से करके वहाँ पर भी लीगल तरीके से जाए, ये बहुत ज़रूरी है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे प्रांत हैं, शहर हैं इतने सारे। किस राज्य में सबसे ज़्यादा कबूतरबाजी के मामले सामने आए? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो नॉर्थ इंडिया है, जिसमें पंजाब हो या हरियाणा हो, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। हैं और भी एपी तेलंगाना का एक मार्केट है, गुजरात का मार्केट है, डेफिनेटली वहाँ पर भी ये होता है। नॉर्थ ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि नॉर्थ के वॉल्यूम ज़्यादा है कंपैरेटिवली, होता बाकी स्टेट्स में भी है। और इनफैक्ट एक बहुत लीडिंग हीरो हैं, उनकी मूवी भी आई थी डंकी के नाम से, वो भी काफ़ी हद तक इसी चीज़ के ऊपर है। और उस दौरान भी हमारा एक इंटरव्यू चल रहा था किसी टीवी चैनल के साथ, तो उसमें मैं आपको एक हरियाणा के गांव की स्टोरी बताता हूँ। तो एक लड़का था हमारे साथ पैनल पे, उसका सगा भाई इस रास्ते से यूएस एंटर करने की कोशिश कर रहा था जी। कबूतरबाजी कह लीजिए इसको, डंकी आजकल यूज़ होता है टर्म, तो डंकी कह लीजिए। अब वो जिस ग्रुप के साथ गया, 7 या 8 महीने के बाद उस ग्रुप में से 2-1 लोगों ने कुछ वीडियो डाला कि जी हम पहुंच गए, और उन्होंने अपना जर्नी का वीडियो डाला।
अब उस परिवार का शौक सोचिए कि 8 महीने के बाद उनको पता चला कि उनका जो लड़का था, इस लड़के का भाई, बॉर्डर क्रॉस करते हुए फंस गया था, फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग में उसे गोली मार दी गई और वो मर गया। और उस वीडियो के अंदर उसकी लाश उन्होंने देखी। तब जाके उन्हें पता चला कि हमारा लड़का तो नहीं पहुंचा है, हमारा लड़का तो इस दुनिया में नहीं है, और इस बात को 4 महीने हो चुके हैं। किसी ने उनको नहीं बताया था। और वो उसके बावजूद उसी लड़के के गांव से हर हफ्ते 8 से 10 लोग आज भी डंकी के रूट से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझाते, बच्चे जिद पे बैठ जाते हैं, और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं वो गिव अप कर देते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा है, उसका फ्यूचर है, वो चाहता है और उसने डिसाइड कर लिया, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। क्योंकि फाइनेंशियली तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, पैसा तो मोटा लगता ही है, क्योंकि लोग बहुत मोटा पैसा देते हैं ये काम करने के लिए। तो वो एक थोड़ा सा दुख की बात है कि बच्चों को तो शायद समझ है नहीं, लेकिन बड़े भी जो हैं वो इसमें सख्त नहीं हो रहे अपने बच्चों के साथ, अपने छोटों के साथ, और उनको रोक नहीं रहे इस रास्ते को अपनाने से। सर, ये मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है? जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उनको अगर पता लगाना उनका, तो किस तरह वो काम को अंजाम देते हैं? देखिए, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है टू बी ऑनेस्ट, और शायद कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तो ज़्यादा डिटेल में बता पाएँ, लेकिन एज एन आउटसाइडर जो कि इस चीज़ को सुनता आया है, लोगों से मिला है, जिनसे बात हुई है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ग्रुप निकलता है, और जो भी पहला कंट्री जहाँ वो एंटर करते हैं, चाहे वो गल्फ़ हो या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो या कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री हो, वहाँ तो वो आमतौर पे लीगली पहुँचते हैं, जो पहला कंट्री है। सेकेंड कंट्री ऑनवर्ड्स इलीगल काम शुरू हो जाता है, और वो इलीगल काम कार्गो शिप्स के थ्रू ट्रैवल में होता है, ऑन रोड ट्रैवल पे होता है, पैदल होता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से होते हुए। और इसीलिए इस प्रोसेस को पहले दिन से बताया जाता है कि जी 7-8 महीने लगेंगे, ठीक है। और आमतौर पे जब आप स्टोरी सुनेंगे तो ये होगा कि जैसे ही उनको पहले जहाज़ में या पहले कंट्री में भेज डाला गया या पहली गाड़ी में बिठाया गया, पासपोर्ट सबका ले लिया जाता है, ठीक है। तो उनके पास ना पैसे बचते हैं, ना उनके पास कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बचते हैं, और अक्सर बहुत पुअरली ट्रीटेड तरीके से ये लोग पहुंचते हैं, और हर तरीके की एक्सप्लॉयटेशन जो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो उस तरीके की एक्सप्लॉयटेशन पूरे रास्ते में इन लोगों की होती है। जी हाँ, अगर कोई पकड़ लिया जाता है, मान लीजिए किसी को कोई इलीगल तरीके से किसी देश में गया, पकड़ लिया गया, तो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया क्या होती है? वो भी वेरी करती है जी। कई बार वो जेल डाल देते हैं और आपके घर पे आपके एम्बेसी के थ्रू मैसेज आता है कि पैसे भेजो, जहाँ चढ़ाएंगे, नहीं भेजोगे तो जेल है। जहाज़ की फ़ीस और ये सब ट्रैवल एक्सपेंसेस वो लोग मांगते हैं। तो वो आमतौर पे, क्योंकि रिपैट्रिएशन का कॉस्ट होम कंट्री या फैमिली को लेना पड़ेगा, तो या तो अगर इंडियन है और इंडियन सरकार कहती है ठीक है जी हम दे देंगे, आप भेज दो, तो ठीक है। परिवार बोलता है ठीक है जी हम दे देंगे, आप भेज दो, तो ठीक है। वरना वो जेल तो कटेगी कटेगी, और उसके बाद फिर जो भी तब तक आप अरेंज कर सकते हैं, बट इन प्रिंसिपल उनकी जिम्मेदारी नहीं है आपको भेजना अपने खर्चे पे। टूरिस्ट वीज़ा अगर कोई लेके जाता है, लीगल तरीके से गया, और वहाँ वो शादी कर लेता है, तो क्या प्रोसेस होता है? ओके, नाउ मोस्ट कंट्रीज़ इसको लेके थोड़ी अवेयर हो गई हैं पहले से। किसी ज़माने में ये बहुत कॉमन था, और इनफैक्ट लोग यहाँ आते थे शादी करने के लिए ऐसे, और जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस का नाम अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है, कि ये इसमें जेन्युइन बहुत कम होता है जेन्युइन भी ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि जी किसी लोकल से शादी कर लीजिए और उनके दम पे आप वीज़ा लीजिए और रुकिए, और जब आपकी परमानेंसी हो जाएगी तो वो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर लेंगे, आप शादी अलग हो जाएंगे दोनों। तो मोस्ट कंट्रीज़ अब जब इसको एब्जॉर्व करते हैं, तो उनकी आम तौर की रिक्वायरमेंट है, क्या आप 12 महीने एक छत के नीचे रहे हैं एक साथ या नहीं। अगर 12 महीने आप नहीं रहे हैं तो वो आम तौर पे आपके लिए वीज़ा मिलना मुश्किल कर देंगे, तो वो इनएविटेबली आपको शायद वापस आना पड़ेगा। टूरिस्ट वीज़ा की अवधि पूरी करने के बाद टूरिस्ट वीज़ा जो वैलिडिटी है वो बोलेंगे इसके बाद जिनके साथ शादी हुई है वो आपके साथ जाएं, 1 साल आपके साथ आपके देश में रहें, फिर बात करेंगे, या किसी और देश में जहाँ दोनों को वीज़ा मिल जाता है वहाँ रहें, यहाँ रहने दें। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं देंगे, लेकिन इसमें अप्रूवल रेट कम हो जाता है, और ख़ासकर एक वैलिड ग्राउंड्स ना दिख रहे हो ना। फॉर एग्जांपल अजीब से अजीब किस्से आते हैं, ये 20 साल का लड़का है जिनसे शादी हुई है वो 60 साल की हैं, ठीक है। तो इस तरीके के किस्से आते हैं, तो फिर वो इश्यूज हो जाते हैं।
खैर सर, ये बताइए इंडियंस पीआर के लिए या स्थायी नागरिकता के लिए किस देश की ओर सबसे ज़्यादा अग्रसर हैं? इंडियंस पीआर के लिए उस देश की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं जिस देश में जाना आसान होता है। बड़ा सिंपल ये है। तो जिसका पॉइंट सिस्टम आसान होता है, फॉर एग्जांपल काफ़ी सालों से कनाडा ने एक बहुत स्ट्रीमलाइंड कंपेयर टू अदर कंट्रीज प्रोसेस रखा हुआ था, और इसीलिए बहुत सारी जो परमानेंट रेसिडेंसी एप्लीकेशंस हुई हैं वो कनाडा की शायद तादाद में कंपेयर टू एनी अदर कंट्री ज़्यादा हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अलाउ करता है, न्यूजीलैंड भी अलाउ करता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, तो उनके नंबर्स कंपैरेटिवली छोटे हैं। तो इन प्रिंसिपल वही है, कॉन्सेप्ट हमारा ये आता है कि आसान कहाँ पर है। मेरी ये प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को मैं बदल नहीं सकता कि जी मेरी ये उम्र है, मेरी ये पढ़ाई है, ये मेरा तजुर्बा है, इन चीज़ों को लेके मुझे कौन सा कंट्री पीआर दे रहा है। अगर ये दे रहा है तो मैं यहाँ ट्राई कर लूँगा, और कोई और दे रहा है तो मैं वहाँ ट्राई कर लूँगा। कोई खास देश का नाम? नहीं, अगेन लाइक आई सेड कि कनाडा जैसे रहा है नंबर 1, कनाडा आज भी दे रहा है, लेकिन अब क्योंकि इतने लोग अप्लाई करने लगे हैं तो वो पॉइंट सिस्टम लगातार ऊपर जाता जा रहा है, और जो लोग पहले जा पाते थे आसानी से, उनके लिए अब पॉइंट्स इतने नहीं बन पाते कि वो उनका नंबर आ जाए ड्रॉ के अंदर। आज भी ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगेन उनके वो पॉइंट सिस्टम को आपको मीट करना है तो देगा, तो आप क्वालिफाई करोगे। क्या डिजिटल वीज़ा इंटरव्यू कॉमन हो चुके हैं? देखिए, डिजिटल वीज़ा और इंटरव्यू दो अलग चीज़ें हो गई, राइट। डिजिटल वीज़ा हो गया प्रोसेस बेसिकली ऑफ एप्लीकेशन के। अब पहले की तरह पासपोर्ट पर ठप्पा नहीं लगता है। अब आपको जो वीज़ा मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है। आपको एक ईमेल आ जाती है कि जी आपका वीज़ा ग्रांटेड है, और वो रिकॉर्ड आ गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि पासपोर्ट पे कोई स्टैंप हो, लेकिन आपके पासपोर्ट नंबर के साथ लिंक हो गया वीज़ा, और जब भी वो डिजिटली रिकॉर्ड्स चेक होंगे, इस पासपोर्ट के सामने ये वीज़ा आ जाएगा, वीज़ा की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, पासपोर्ट पे छपा हुआ नहीं है। सो दैट इज़ योर डिजिटल वीज़ा। रही इंटरव्यूज़ की बात, इंटरव्यूज़ अगेन कंट्रीज़ करते रहते हैं, बंद कर देते हैं, फिर दोबारा चालू कर देते हैं। डिपेंड करता है कि उनके पास मैन पावर कहाँ और कितनी है, और उनके वीज़ा एप्लीकेशन का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल देखिए कनाडा में कुछ वक्त पहले तक, करीबन साल पहले तक, बहुत बड़ी तादाद थी यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर्स की, इंटरव्यूज़ ज़्यादा होते थे, फिर कुछ डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हुए, बहुत सारी तादाद चली गई वापस, बहुत सारे जो लोग काम कर रहे थे उनकी नौकरी चली गई, तो वो उनकी बैंडविड्थ टू कंडक्ट इंटरव्यूज़ कम हो गई, ठीक है। तो ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन हाँ, जहाँ उन्हें लगता है कि इंटरव्यू करना है वो करते हैं, करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो सलाह और सावधानियों से जुड़ा हुआ है। विदेश यात्रा करने से पहले आम आदमी को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हम जानेंगे इस सेगमेंट में। लेकिन उसके पहले हम आदित्य जी से ये समझेंगे कि उनके सामने जो फ्रॉडबाजी होती है, फ्रॉडबाजी जो धोखाधड़ी के जो मामले होते हैं, वो किस तरह के मामले उनके सामने आते हैं, और ताज़ा मामला सर कौन सा है? ऐसे अजीब, आई थिंक हम लोग बात कर रहे थे कि ऑलमोस्ट रोज़ कोई ना कोई मामला सामने आता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फ्रॉड बहुत कॉमन है। इसमें अगेन गोइंग बैक, जो मैं पहले बोल रहा था कि सप्लाई एंड डिमांड का इशू है, कि कई लोग जाते हैं किसी अच्छे कंसल्टेंट और एजेंट के पास, वो बोलते हैं जी मुझे वर्क वीज़ा दिला दीजिए, या मुझे स्टूडेंट वीज़ा दिला दीजिए, या मेरी पीआर करा दीजिए, और उनको वो अच्छा कंसल्टेंट या एजेंट बोलता है जी आपकी प्रोफाइल है नहीं ऐसी, मैं करवा नहीं पाऊँगा आपका, मुझे नहीं लगता हो पाएगा। अब वो जवाब मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर मैं ऐसा कंसल्टेंट या एजेंट ढूंढता हूँ जो मुझे हाँ का जवाब देगा, और वो हाँ का जवाब ढूंढते ढूंढते यूजुअली मैं किसी गलत ऐसे एजेंट या कंसल्टेंट के पास चला जाऊँगा जो कि फ्रॉडलेंट है, जो कि बोलेगा हाँ जी मैं करवा दूँगा, पैसे इतने लगेंगे, टाइम इतना लगेगा। तो अब इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रॉड जो हो रहा है वो विलिंग विक्टिम का है, वो अनविलिंग विक्टिम का नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जो गलतफहमी में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं की कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन कंसल्टेंट को कैसे मैं वेरीफाई करूं, क्या उसके रिकॉर्ड्स कैसे चेक होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या कहती हैं, और मेरे पड़ोसी ने बता दिया, या मेरे दोस्त ने बता दिया, या मेरे गांव के सरपंच ने बता दिया, तो इसीलिए मैं इनको यूज़ कर रहा हूं, या मेरे गांव से इन्होंने 5 लोगों को पहले भेजा है, वो लोग चले गए हैं और मुझे पता है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो दोनों तीनों तरीके से ये होता है। तो अब अगेन वही वाली बात है, वो जो ड्यू डिलिजेंस है वो हमारी खुद की है कि हमें खुद करना है। जैसे आज आपने एक एग्जांपल देखा कि उन्होंने पैसे दे दिए हैं। हाँ सर, प्लीज़ उसके में विस्तार से बताइए प्लीज़। एक फ़ोन आया, हम लोग जब बैठे हुए थे कि जी मैंने न्यूजीलैंड वीज़ा वर्क वीज़ा ट्राई किया है, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी का वीज़ा होता है जो एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए होता है, और मैंने XYZ अमाउंट उनको दे दिया है, लेकिन अब वो और पैसे मांग रहे हैं,
और उन्होंने मुझे ये 2 स्क्रीनशॉट तो दिए हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई और सबूत नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जिस तरीके से वो पैसा मांग रहे हैं और जो घुमा फिरा के पैसा मांग रहे हैं, $2000 मांग रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। इसलिए आप प्लीज़ मुझे चेक करके और मेरी मदद कीजिए। तो ये 2000 भी होता है, ये 20,000 भी होता है, ठीक है। और किस तरीके का वीज़ा है, क्या है। तो अब इसके अंदर क्या है कि अगेन आप आज मुझ तक पहुंच गए, यही ड्यू डिलिजेंस अगर आपने की होती पहले दिन तो आप मेरे पास पहले दिन पहुंच जाते, लेकिन पहले आप ड्यू डिलिजेंस नहीं करते। जब आपको पैसा डूबता नज़र आता है तब आप रिसर्च करते हैं और तब आप ढूंढते हैं कि अच्छा कंसल्टेंट या अच्छा एजेंट कौन है। और यूजुअली अच्छे कंसल्टेंट्स या एजेंट्स की दिक्कत भी यही है कि हम अपने आप को ज़्यादा मार्केट नहीं करते। हम बोलते हैं जी हमने जो करना था एथिकली हमने कर लिया, हमारा नाम एक्चुअल जगह पे दिया हुआ है, अगर किसी ने ढूंढना होगा तो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब लेकिन जो आमतौर पे जो विक्टिम है, इनोसेंट कह लीजिए किसी भी रीज़न से, वो ये होमवर्क तब तक नहीं कर रहा जब तक उसका पैसा नहीं फंस गया या उसे कोई खतरे की घंटी नहीं दिख रही, तब तक तो वो किसी भी इंसान की रेफरेंस के ऊपर किसी भी एजेंट को पकड़ लेगा, और उसके लिए सारे एजेंट बराबर हैं। दोस्तों जिक्र कर ही दिया है, लेकिन हम एक बार इसको आदित्य जी से भी जान लेते हैं कि सही वीज़ा एजेंट जो बोलते हैं हम लोग या इमिग्रेशन ऑफिसर, उनका पता सर कैसे लगा सकते हैं हम लोग? देखिए ऑलमोस्ट हर एम्बेसी, हर इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए हर कंट्री का अपना कहीं ना कहीं कोई लाइसेंसिंग रिजीम है या एक कोई लिस्ट है जो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टर्म होती है मारा एजेंट्स हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड के लिए इमिग्रेशन एडवाइजर्स अथॉरिटी है, वो लाइसेंस देती है। सो लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र्स होते हैं, जैसे कि मैं हूँ। तो ऐसे ही हर कंट्री के लिए अपना है, कनाडा के लिए अपना है। तो एक वो है जो कि वर्क वीज़ा या विज़िट वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ाज़ वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगेन सिमिलरली स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए काफ़ी कंट्रीज़ ने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये अप्रूव्ड एजेंट्स हैं, ठीक है। तो आप उनके रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, वो क्या करते हैं, वो एजेंट्स और उनका परफॉर्मेंस डेटा पब्लिकली दिखाते हैं अपनी वेबसाइट पे जो एम्बेसी। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं जाके चेक कर सकता हूँ कि ये एजेंट ने पिछले साल कितने वीज़ा अप्लाई किए थे, इनका कितना वीज़ा अप्रूवल रेट था, ठीक है। तो उससे एक तो पता चल गया कि ये ऑलरेडी इमिग्रेशन पे लिस्टेड है, दूसरा उसका वीज़ा अप्रूवल रेट मुझे पता चल गया। तो मैं एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकता हूँ कि एक 40% वाला अप्रूवल वाला एजेंट है और एक 80% वाला अप्रूवल वाला एजेंट है, तो मुझे किसके पास जाना चाहिए, ठीक है। तो तरीके हैं, बस वो ये है कि उस समय अप्लाई नहीं करते। सर मेरे एक मित्र के साथ अभी कुछ वर्ष पूर्व एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जी। उसके जो इन-लॉज थे उनकी डेथ हो गई थी एक दूसरे देश में जी। और उनको उनका जो डेड बॉडी जी, था जी। उसको लेके आने में बहुत प्रॉब्लम जी, फेस करनी पड़ी। तो सर अगर किसी की डेथ हो जाती है जी जी तो डेड बॉडी बनाने की क्या प्रक्रिया होती है? देखिए है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली सेफ्टी जो है ऑफ द बॉडी, इंटैक्टनेस जो है लीगल तरीके से लाना, वो अपने आप में एक प्रोसेस है एयरलाइन के लिए भी, जो एयरलाइन लेकर आ रही है, और उनके लिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव कि भाई ये डेथ हुई है, ये सर्टिफिकेट है, ये नेचुरल रीज़न से हुई है और इसको यहाँ पे लेकर आने का ये वैलिड रीज़न है कि वाई द क्रेमेशन और फ्यूनरल इज़ नॉट हैपनिंग इन कंट्री, इनको यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं, कैसे है। वो पेपर वर्क अपने आप में एक टाइम मांगता है, बिकॉज ऑब्वियसली कंसर्न्स होते हैं वेदर ये नेचुरल है या अननेचुरल है। फॉर एग्जांपल एक कपल गया घूमने के लिए बाहर एंड गिर गया एक पहाड़ी से, तो अब हो सकता है कि यहाँ पे फैमिली एलिगेशन लगा रही है कि दूसरे वाले ने गिराया या किसी के साथ मिल के गिराया, तो वो एक इशू बन गया। तो अनलेस अनटिल वो पेपर वर्क वगैरह सॉर्टेड होता है, वो दोनों तरफ से, दोनों गवर्नमेंट के एंगल से क्लैरिटी नहीं हो जाती कि जी यहाँ से भी ओके है, वहाँ से भी ओके है, और जो ट्रांसपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से भी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम सबमिट कर रहे हैं। हेर्मेटिकल सीलिंग होती है बेसिकली, जो इंश्योर करती है कि जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही हो किसी भी तरीके की कंटामिनेशन ना आ जाए, तो वो सब प्रोसेस करने में टाइम यस लगेगा। दोस्तों हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ें उससे पहले एक और सवाल है जो ऑडियंस में से किसी ने हमसे पूछा है। सर विदेश यात्रा में या किसी देश के वीज़ा के लिए कौन कौन से इंग्लिश टेस्ट हैं जो ज़रूरी होते हैं? आमतौर पे इंग्लिश टेस्ट का जब नाम आता है वो स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप वहाँ जाके पढ़ने वाले हैं तो वो ये चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो, और जब इंग्लिश की बात आती है तो जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वही आमतौर पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं। तो अगेन यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया,
टू एन एक्सटेंट आयरलैंड हो गया, ये जो हैं ये मांगते हैं कि जी आपके पास टेस्ट होना चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। कौन से टेस्ट कॉमन हैं? टोफल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, पीटीई, पीएसएन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, डीटी, ये ज़्यादा कॉमन टेस्ट हैं और मोस्ट कंट्रीज़ इन सब को एक्सेप्ट करती हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है ओईटी, जो बेसिकली कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए होता है, फॉर एग्जांपल नर्सिंग हो गई, उसके लिए ओईटी जैसे टेस्ट होते हैं, वो भी काफ़ी एक्सेप्टेबल होते हैं। और इन प्रिंसिपल ये सभी इंटरनेशनल लैंग्वेज पे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। तो इन सब को मोस्ट कंट्रीज ये कहते हैं बराबर है। इन प्रैक्टिस आपको यूज़ करने वाले या टेस्ट देने वाले बताएंगे कि कुछ टेस्ट उन्हें ज़्यादा मुश्किल लगते हैं और कुछ कंपैरेटिवली आसान लगते हैं, लेकिन यही साबित करते हैं कि आपके एक सर्टेन लेवल है जो कि मीट करता है उस रिक्वायरमेंट को। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। सर आंसर देंगे मात्र 45 सेकंड में हर सवाल का, जो हम उनसे पूछते जाएंगे। वो केस टेस्ट कर रहा है नॉलेज को। सर शादी करने से किस देश की नागरिकता मिल जाती है? देखिए, शादी करने से अपने आप में नागरिकता आपको नहीं मिलने वाली है। शादी करने के बाद आप कितने वक्त इकट्ठे रहते हैं, वो जिनके साथ शादी की वो खुद नागरिक हैं कि नहीं हैं, ऐसी कुछ चीज़ों को देख के फिर आपको नागरिकता मिलती है। लेकिन आम तौर पे इन प्रिंसिपल अगर आप एक सिटीज़न से शादी की है और आप जेन्युइन एंड स्टेबल रिलेशनशिप प्रूव कर पाते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन उस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है कि 1 साल की रिक्वायरमेंट है या 1 साल से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, चांसेस ये हैं कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो यूएस जैसे कंट्री में लंबा टाइम हो सकता है, कहीं और पे वो 12 महीने हो सकता है, वो बदलता रहेगा। बच्चे का जन्म किसी देश में कराने से क्या उसे सिटीजनशिप मिल सकती है? मुश्किल होता जा रहा है, मोस्ट कंट्रीज़ में अब बंद हो गया है। पहले हुआ करता था और प्रैक्टिकली अब वहाँ पहुँच गया है कि प्रैक्टिकली कोई भी कंट्री अब नहीं देता है। तो वो एक तरीका था जो बहुत लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी जो सो कॉल्ड इन डिमांड कंट्रीज़ हैं वहाँ ये नहीं हो पाता अब। क्या 6 महीने तक किसी देश में काम करने से वहाँ की नागरिकता मिल सकती है? मिल सकती है, यस, मिल जाती है बहुत कम पे, क्योंकि अगेन कुछ पैरामीटर्स को मीट करना है। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया मैंने न्यूजीलैंड का कि मैंने न्यूजीलैंड में मास्टर्स डिग्री की थी, या मेरी जो पढ़ाई यहाँ से मैंने मास्टर्स की है उन्होंने उसको मास्टर्स के बराबर मान लिया है, और उसके बाद मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो एक ऑफर ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और वो सर्टेन सैलरी के, डेजिग्नेशन के, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैरामीटर्स को टिक मार्क करती है, तो मेरे को इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे कि मैं पीआर के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा और पीआर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बिना वीज़ा के भारतीय कितने देशों में घूम सकते हैं? आई थिंक अगर लास्ट मेरी मेमोरी सही याद है तो 58 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो आप वहाँ जाएंगे, आप यूजुअली मोस्ट कंट्रीज़ बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी होनी चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और वहाँ पहुँच के आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। सबसे सख्त वीज़ा पॉलिसी किस देश की है? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, लेकिन अगेन आई थिंक यूएस करेंटली हैज़ बिकम मोर डिफ़िकल्ट, बट द फैक्ट इज़ कि बाकी कंट्रीज़ भी टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। न्यूजीलैंड को भी बहुत डिफ़िकल्ट कंट्री माना जाता है फ्रॉम अ वीज़ा पर्सपेक्टिव, तो यूएस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, दोनों को मुश्किल माना जाता है। कौन सा देश है जो भारतीयों को सबसे आसानी से नागरिकता दे देता है? अगर पॉइंट सिस्टम, प्योर पॉइंट सिस्टम की बात की जाए तो आसानी से आज भी कनाडा है, ठीक है, वो फिर भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़। पहले से ज़्यादा मुश्किल है, जितना पहले था उससे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में आज भी आसान है। और कौन सा देश है जहाँ पीआर पाने में सबसे ज़्यादा साल लगते हैं? यूएस। विदेश में कौन से काम गैर कानूनी माने जाते हैं जो वीज़ा कैंसिल करा सकते? देखिए, वो बेसिकली आपकी वीज़ा के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इन प्रिंसिपल कोई भी काम जो नॉर्मल कॉमन सेंस में जैसे हम इलीगल कहते हैं, ठीक है, गैम्बलिंग हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, ये बेसिक एक एग्जांपल्स हो गए जो आपको इलीगल बनाते हैं कि ये आप कोई भी वीज़ा आपको ये काम करना अलाउड नहीं करता। तो जो चीज़ हमारे देश में गैर कानूनी है वो वहाँ पर भी गैर कानूनी है और वो आपके लिए कष्ट देगी। उसके अलावा क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ने गया हूँ और मेरा पढ़ने का वीज़ा मुझे अलाउ करता है सिर्फ 20 घंटे काम करना हफ्ते में, और मैं अगर 35 घंटे 40 घंटे काम कर रहा हूँ तो वो अपने आप में मेरी वीज़ा कैंसलेशन और डिपोर्टेशन का कारण बन जाएगा। तो दोस्तों, वीज़ा और इमिग्रेशन की उलझन को सुलझाने के लिए ये था हमारा स्पेशल पॉडकास्ट। आशा करता हूँ कि आपको हमारे सवाल और जवाब पसंद आए होंगे और इनसे आपको मदद मिलेगी अपनी विदेश यात्रा के लिए। तो ट्रैवल जुनून का ये पॉडकास्ट यहीं तक। मिलते हैं अगले सफ़रनामे में आपसे। देखते रहिए ट्रैवल जुनून। धन्यवाद।